नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पर। दोस्तों, कछावा राजवंश हम पढ़ रहे थे। कछावा राजवंश में जयसिंह प्रथम तक हम शासकों को पढ़ चुके थे। आज जो है हम और एक महत्वपूर्ण शासक आता है, चाणक्य, संवई, जयसिंह द्वितीय, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जयसिंह द्वितीय जो थे, यह पिता इनके थे बिशन सिंह और इनका छोटा भाई का नाम था विजय सिंह। अब दोस्तों, इनके साथ में एक बड़ी अच्छी कहानी है। हुआ क्या था, जयसिंह जो थे, इनका वास्तविक नाम था विजय सिंह। इनका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह। और यह अपने पिता बिशन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। अब हुआ क्या था, जयसिंह के गुण, जयसिंह में दो बड़े गुण थे, एक वीरता और दूसरा था इनमें वाक्पटुता। तो जो वीरता और वाक्पटुता इनमें थी, इनसे पहले हमने पढ़ा था जयसिंह प्रथम, जिन्होंने औरंगजेब के समय में पुरंदर की संधि की थी। तो औरंगजेब इनसे बहुत प्रसन्न था, क्योंकि पुरंदर की संधि के अंदर मराठाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था जयसिंह प्रथम ने। अब जयसिंह प्रथम से औरंगजेब जो था वो बड़ा प्रसन्न था। तो औरंगजेब को विजय सिंह में या जयसिंह द्वितीय में जो गुण दिखे, वो जयसिंह प्रथम के ही गुण दिखे। जयसिंह द्वितीय जो थे, यह वीर भी थे, साथ ही साथ वाक्पटु। और इनमें एक अच्छी बात यह थी कि इनके जो गुण थे वो जयसिंह प्रथम से ज्यादा थे। जयसिंह प्रथम से ज्यादा थे, मतलब यह ज्यादा वीर और ज्यादा वाक्पटु थे। तो इनके बोलने की कला, इसी कारण इनको नाम बाद में हम आगे देखेंगे, इनको चाणक्य उपाधि कैसे मिली। तो यह जो थे, यह बातचीत करने में बहुत कुशल थे। तो हुआ क्या, औरंगजेब ने इन्हें संवई की उपाधि दी। संवई का मतलब हो जाएगा एक का बढ़ते हुए, एक का सवा। तो जयसिंह प्रथम का संवई, जयसिंह प्रथम से सवा गुना ज्यादा जयसिंह द्वितीय। तो इनको संवई जो नाम था, यह औरंगजेब ने दिया। और इनका नाम विजय सिंह से क्या रख दिया? जयसिंह। और जयसिंह के आगे जोड़ क्या दिया? संवई। और जो छोटा भाई था, उसको नाम दे दिया विजय सिंह। तो इनका नाम पहले क्या था? विजय सिंह। विजय सिंह से हुआ जयसिंह, और जयसिंह के आगे क्या जोड़ा गया? संवई। क्योंकि यह वीरता और वाक्पटुता में जयसिंह प्रथम से क्या थे? सवा गुना, इसलिए इनको संवई की उपाधि दी गई। अब यह जो संवई है, जयसिंह द्वितीय के बाद जितने भी कछावा शासक होंगे, वो अपने नाम के आगे क्या जोड़ेंगे? संवई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यह जो थे, यह 7 मुगल शासकों के साथ में काम करते हैं। कितने? 7 मुगल शासकों के साथ काम करते हैं। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, दर्राज, दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, इन 7 मुगल शासकों के साथ में इन्होंने काम किया था। अब दोस्तों, हुआ क्या था, इस समय में इतने शासकों के साथ में कैसे काम कर लिया? मात्र 43 वर्ष इन्होंने शासन किया था, लेकिन उसके अंदर 7 मुगल बादशाह कैसे आ गए, इसको हम जानेंगे अभी। और 3 महाराणाओं के साथ में। कितने महाराणा? 3। अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह और जगत सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय, इनके साथ। तो इनका जो कार्यकाल था, बड़ा रोचक कार्यकाल रहा। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, ना सिर्फ वीरता से जुड़े हुए बल्कि साहित्य से भी जुड़े हुए। जयसिंह द्वितीय जो थे, यह गणित और खगोल शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान थे। हम आगे चल के इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों को अभी देखेंगे, लेकिन पहले हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों का देखते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि मुगल शासक जो थे, 7 इनके साथ में, इनके जयसिंह द्वितीय के साथ में 7 मुगल शासकों ने कार्य किया था। तो ये कैसे हुआ? देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद दोस्तों, मुगल वंश के अंदर कोई योग्य शासक नहीं हुआ। सारे के सारे कमजोर थे, सारे के सारे सत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। इसी कारण इतने छोटे से काल के अंदर इतने सारे शासक बदले। औरंगजेब तक तो योग्य शासक थे, लेकिन उसके बाद कोई बहुत योग्य शासक हुआ नहीं। इसी कारण इतने शासक हुए। अब
औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं अपन? जजाओं का युद्ध। मुगल वंश के अंदर औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? जजाओं का युद्ध। जजाऊ जो है यह जगह कहाँ स्थित है? आगरा के पास। आगरा के पास। अब ये युद्ध कब होता है? 2 जून 1707 ईस्वी। अब किस किस के मध्य होता है? आजम और मुअज्जम। आजम और मुअज्जम। अब यह दोनों जो है यह औरंगजेब के पुत्र है और दोनों सत्ता के लिए लड़ते हैं। अब इस युद्ध में होता क्या है? जो आजम था, आजम का साथ देते हैं जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। यह किसका साथ देते हैं? आजम का। और मुअज्जम का साथ कौन देता है? विजय सिंह, इनका छोटा भाई विजय सिंह। अब दोस्तों होता क्या है कि जो मुअज्जम था यह क्या है? ज़्यादा सक्षम था, ज़्यादा योग्य था। तो यह क्या आता है? आजम को क्या कर देता है? हरा देता है। आजम को क्या कर देता है? हरा देता। और मुअज्जम क्या बन जाता है? मुगल शासक बन जाता है। अब जब ये मुगल शासक बन जाता है तो जय सिंह द्वितीय के लिए क्या होती है? समस्या हो जाती है। उन्हें क्या लग रहा था? आजम जीतेगा। उन्हें क्या लग रहा था? आजम जीतेगा। लेकिन जीत कौन जाता है? मुअज्जम। अब मुअज्जम के साथ में कौन थे? विजय सिंह। तो सीधी सी बात है, मुअज्जम का प्रेम ज़्यादा किनके प्रति रहेगा? विजय सिंह के प्रति, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया, जबकि इनके विरुद्ध में कौन था? जय सिंह द्वितीय। तो मुअज्जम जो है जय सिंह द्वितीय से बदला लेने के लिए क्या करता है? आमेर पर आक्रमण कर देता है। भाई इस समय आमेर के शासक कौन थे? जय सिंह द्वितीय। अब जय सिंह द्वितीय किसका साथ देते हैं? आजम का। आजम युद्ध हार जाता है। अब आजम के युद्ध हारने के बाद में जय सिंह द्वितीय जो है यह क्या होते हैं? अकेले पड़ जाते हैं। उस समय मुअज्जम क्या करता है? मुअज्जम कर देता है आमेर पर आक्रमण। अब आमेर पर आक्रमण कर देता है और आमेर पर कब्जा भी कर लेता है। आमेर पर आक्रमण करके आमेर का कब्जा भी कर लेता है। अब कब्जा करने के बाद में आमेर का नाम बदल के क्या रख देता है? मोमिनाबाद। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मुअज्जम कौन है? मुगल बादशाह। अब इसका जो वास्तविक नाम जो है, यह तो इसका नाम क्या है? शहजादे का नाम। इसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो प्रचलित नाम है इसका, बहादुर शाह, जो मैंने यहाँ भी लिखा था बहादुर शाह। तो मुअज्जम क्या है? बहादुर शाह। यह आमेर पर आक्रमण कर देता है और आमेर का नाम बदल के क्या रख देता है? मोमिनाबाद। आमेर को किसको सौंप देता है? विजय सिंह को। ठीक है। अब जय सिंह द्वितीय जो शासक था आमेर का, उसे हटा दिया जाता है। अब शासक कौन बन जाता है? जय सिंह द्वितीय का छोटा भाई विजय सिंह। अब अपनी राजगद्दी खोने के बाद में जय सिंह प्रथम जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ में इस समय शासक कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। अब एक और मैंने मारवाड़ पढ़ाते समय भी बताया था कि जसवंत सिंह प्रथम के मृत्यु के बाद में औरंगजेब क्या करता है? जोधपुर राज्य को अपने अधीन कर लेता है। वो जोधपुर राज्य को हड़पना चाहता था, लेकिन उस समय वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति ने मारवाड़ के उत्तराधिकारी अजीत सिंह को उनको न केवल उनकी जान बचाई बल्कि उनको मारवाड़ का शासक भी बनाया था। तो अजीत सिंह जो थे वह भी क्या है कि अपनी जोधपुर की राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। तो वो भी उस समय कहाँ चले जाते हैं? अमर सिंह के पास। अब जयपुर या आमेर के शासक जय सिंह द्वितीय वो किसके पास जाते हैं? अमर सिंह के पास। और पहले से ही वहाँ कौन है? अजीत सिंह द्वितीय। तो यह तीनों मिलके एक समझौता करते हैं जिसे हम देबारी समझौते के नाम से जानते हैं। हम पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब अजीत सिंह ने पढ़ा था। तो उस समय तो क्या था कि देबारी समझौता ये हुआ था 1708 ईस्वी में। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें 3 शासक, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह द्वितीय, ये तीनों मिलके मुगलों से अपनी सत्ता वापस प्राप्त करने का समझौता करते हैं। साथ ही साथ मुगलों से खुद को स्वतंत्र करने का समझौता भी करते हैं। अब इस समझौते के बाद में कुछ वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। जैसे अमर सिंह जो है, अमर सिंह जय सिंह को बोलते हैं कि मैं अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह आपसे करूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। चांद कंवर और आपसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे आमेर का शासक बनाना होगा। तो इस देबारी समझौते में 2 मुख्य बातें हैं। पहली
तो अमर सिंह जो है अजीत सिंह और जय सिंह द्वितीय को क्या है, मदद करेंगे उनकी राजगद्दी वापस पाने में। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाएंगे और जय सिंह द्वितीय को आमेर का शासक बनाएंगे। और साथ ही साथ में जय सिंह द्वितीय जो है वह अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चांद कंवर से विवाह करेंगे। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चांद कंवर का विवाह किससे होगा, जय सिंह से। अब इन तीनों की सेनाएं मिलके पहले कहाँ जाती है, जोधपुर। और जोधपुर में जुलाई 1708 ईस्वी में अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठा देते हैं। इन तीनों की सम्मिलित सेना जो मुगलों की सेना से युद्ध करती है और अजीत सिंह को जुलाई 1707 ईस्वी के अंदर जोधपुर की राजगद्दी पे बिठा देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अजीत सिंह जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और अजीत सिंह अपनी एक पुत्री सूरज कंवर का विवाह किससे कर देते हैं, जय सिंह द्वितीय से। तो जय सिंह द्वितीय के अब यहाँ 2 शादियाँ और हो गई। पहली तो चांद कंवर के साथ में जो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, और दूसरी अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर, इनके साथ। अब दोस्तों होता क्या है कि जो जय सिंह द्वितीय है इनको 1710 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी वापस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, देबारी का समझौता आपको क्लियर है। देबारी का समझौता कब हुआ था, 1708 ईस्वी में। किस कारण हुआ था कि अजीत सिंह और जय सिंह को वापस इनका राजगद्दी दिलाने के लिए, इनको वापस शासक बनाने के लिए, और साथ ही साथ में मुगलों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह और जय सिंह द्वितीय, इन तीनों के मध्य एक समझौता होता है जिसमें यह अजीत सिंह और जय सिंह अपनी राजगद्दी प्राप्त करेंगे दोबारा, और साथ ही साथ अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह करेंगे जय सिंह से, जिनकी संतान बनेगी आमेर का अगला शासक। तो दोस्तों देबारी का जो समझौता ये होता है पूरा। अब इसके बाद दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के अंदर अराजकता का काल कहा जाता है। 18वीं शताब्दी क्यों, क्योंकि इस समय राजस्थान की राजनीति में प्रवेश हुआ था मराठाओं का। मराठा जो थे यह भाड़े के सैनिकों के रूप में राजस्थान की राजनीति में प्रवेश करते हैं। अब ये प्रवेश कैसे करते हैं वो देखते हैं। जय सिंह द्वितीय जो थे इनके बहनोई थे बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह कहाँ के शासक थे, बूंदी के। इनके बहनोई थे बुद्ध सिंह कहाँ के शासक थे, बूंदी के। होता क्या है कि बुद्ध सिंह और जय सिंह द्वितीय के बीच में क्या है, बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। अब इनके शासनकाल में, बुद्ध सिंह के शासनकाल में बूंदी के अंदर आंतरिक कलह बहुत होते थे। तो इसकी वजह से इनकी बहन जो बुद्ध सिंह की पत्नी जो जय सिंह द्वितीय की बहन थी, वह अपने भाई से बूंदी राज्य के अंदर शांति स्थापित करने के लिए कहती है, शांति स्थापित करने के लिए मदद मांगती है। तो होता क्या है कि जय सिंह द्वितीय क्या करते हैं, बूंदी के अंदर जो शासक था बुद्ध सिंह, इसको राजगद्दी से हटा देते हैं। तो इसको जब राजगद्दी से हटा देते हैं तो इनकी दूसरी पत्नी कहाँ चली जाती है, मराठाओं के पास, और मराठाओं को बूंदी के अंदर सहायता के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मराठाओं का पहली बार राजस्थान की राजनीति में प्रवेश होता है। अब यह क्या है, मराठा जो है पहली बार राजस्थान की राजनीति में भाड़े के सैनिक बन के आते हैं। दोस्तों मराठा जो थे बूंदी विवाद के अंदर, राजपूताना के अंदर भाड़े के सैनिक बन के प्रवेश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, राजस्थान में सर्वे सर्वा। राजस्थान में क्या बन जाते हैं, सर्वे सर्वा, मतलब ये मालिक के रूप में बन जाते हैं। होता क्या है कि राजस्थान के अंदर जो भी उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं उनमें शासक क्या करता है कि मराठाओं सैनिकों की सहायता लेता है, मराठा सैनिकों को पैसे देता है ताकि वो अपनी सेना से उसका सहयोग करे। अब मराठा जो होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा लालची हो जाते हैं, यह उस शासक की मदद करते हैं जो इनको क्या है, ज़्यादा पैसा देगा। तो यह क्या है कि अपना दल कभी भी बदल लेते थे। माना एक शासक ने इनको अपने साथ में मिलाया, लेकिन दूसरे शासक ने, अब जैसे एक शासक ने इनको अपने साथ में बुलाया लेकिन दूसरे शासक ने इसको ज़्यादा धन दिया तो ये उसके साथ चले जाते थे।
तो कभी भी ये अपना पाला बदल लेते थे, बस ये इंतजार करते थे कौन इनको ज़्यादा पैसा देगा। तो इस कारण राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है 18वीं शताब्दी में मराठाओं के आने से। अब मराठाओं से छुटकारा पाने के लिए जयसिंह द्वितीय क्या करते हैं, एक हुर्रा सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। एक हुर्रा सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं 17 जुलाई 1734 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मराठाओं की शक्ति पे अंकुश लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मराठाओं की शक्ति पे अंकुश लगाना, साथ ही साथ मराठाओं के संभावित आक्रमण का उत्तर देना। मराठाओं के संभावित आक्रमण का उत्तर देना। हो क्या रहा था कि मराठा जो थे वो धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण बनते जा रहे, इतने महत्वपूर्ण कि अब हर शासक इनकी मदद लेने लगा था और यह हर राज्य के अंदर हस्तक्षेप करने लग गए थे। इनकी सेना सभी लगभग से सभी रियासतों के अंदर अपनी टुकड़ी के साथ में रहने लगी थी। तो हर जगह इनका एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो गया था। तो इस कारण ये जयसिंह द्वितीय ने अपने नेतृत्व में हुर्रा सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया था, जयसिंह द्वितीय को, और खुद क्या थे इसके नेतृत्व में, खुद इसके नेतृत्व करते। अब दोस्तों इस हुर्रा सम्मेलन में जो मुख्य शासक थे, जैसे बीकानेर के जोरावर सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के दुर्जन साल और बूंदी के दलेल सिंह, करौली के शासक, सभी महत्वपूर्ण शासक जो उस समय के थे वो सब इसमें शामिल होते हैं। और इनका दोस्तों एक उद्देश्य रहता है, ये आपस में एक समझौता करते हैं जिसके तहत ये मराठाओं को राजस्थान से पूरी तरीके से खदेड़ेंगे। इसके लिए कुछ शर्तों पर यह है क्या है, अपना समझौता करते हैं। जैसे सभी शासक एक दूसरे के सुख दुख में साथ होंगे, सभी शासक एक दूसरे के सुख दुख में साथ होंगे, और दूसरा अपने शत्रु को या दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ पे शरण नहीं देंगे, दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। और तीसरा यह 1734 वर्ष में वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा अगुचा स्थान पर ससैन्य इकट्ठा होंगे ताकि मराठाओं के संभावित आक्रमण का उत्तर दे सके। तो दोस्तों इस हुर्रा सम्मेलन में 3 बातों पे समझौता हुआ था। पहली कि जो शासक है यह एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे। दूसरी, अपने या किसी दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ पर कभी शरण नहीं देंगे। तीसरा, यह वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा अगुचा स्थान पर ससैन्य इकट्ठा होंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 1734 में अध्यक्ष जो थे जगत सिंह द्वितीय, इनकी हो जाती है मृत्यु। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद दोस्तों इन शासकों में क्या है, आपस में सामंजस्य हो नहीं पाता और यह एक दूसरे के प्रति जो है वैमनस्य का भाव रखते थे या एक दूसरे के सामने निजी स्वार्थों की वजह से वापस इकट्ठा हो नहीं पाते और यह जो हुर्रा सम्मेलन था यह क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, हुर्रा सम्मेलन जो था यह ऐतिहासिक तो हुआ लेकिन इतिहास नहीं बदल पाया। हुर्रा सम्मेलन जो था ये ऐतिहासिक तो हुआ, इसने इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करवाया लेकिन इसने इतिहास को बदल नहीं पाया, लेकिन यह इतिहास को बदल नहीं पाया। तो दोस्तों चाणक्य, संवै, जयसिंह द्वितीय, इनके राजनीतिक उपलब्धियां हमने देखी थी। एक तो जजाओं का युद्ध जो हुआ था, मुगल उत्तराधिकार का युद्ध। इसके बाद देबारी का एक समझौता हुआ जिसके तहत अजीत सिंह जोधपुर की गद्दी को प्राप्त करते हैं और जयसिंह द्वितीय आमेर की गद्दी को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में मराठाओं का कैसे राजपूताना की राजनीति में प्रवेश हुआ और इसके बाद हुर्रा सम्मेलन जो हुआ था ये किस लिए हुआ था? मराठाओं की शक्ति पर अंकुश लगाना और मराठाओं के संभावित आक्रमण को उत्तर देना। तो दोस्तों इसके बाद अपन अब आते हैं जयसिंह द्वितीय की
सांस्कृतिक उपलब्धियों पर मैंने अभी बताया था आपको, जयसिंह द्वितीय जो थे यह गणित और खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया, 5 वेधशालाएं बनवाई जो क्या है नक्षत्रों की स्थितियों के अध्ययन के लिए काम आती थी, और साथ ही साथ में इनका संगीत और साहित्य का प्रेम भी देखते हैं। जयसिंह द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले आता है अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों 12वीं शताब्दी के बाद में सबसे पहला शासक जिसने भारत के अंदर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया वो थे जयसिंह द्वितीय। 12वीं शताब्दी मतलब अपने मुस्लिम शासकों के शासन के स्थापन के बाद में भारत के अंदर किसी भी शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नहीं करवाया था। इन्होंने एक नहीं 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पहला करवाया अगस्त 1734। अभी हमने देखा था कि जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, उसके जस्ट बाद अगस्त 1734 में पहला अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। यह कह सकते हैं कि ये ट्रायल बेसिस पे था, ये बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ था, ये केवल ट्रायल स्तर पे था। लेकिन बड़े स्तर पे उन्होंने दूसरी बार 1742 ईस्वी में करवाया था। 1742 ईस्वी में, जिसमें सबसे बड़े पंडित थे पुंडरीक रत्नाकर, उन्हीं के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ इस बार करवाया गया था। पुंडरीक रत्नाकर उन्हीं के नेतृत्व में यह 1742 ईस्वी में यज्ञ पूरा करवाया गया था। अब दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया था यह गणित और खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, गणित और खगोल शास्त्र। तो इनके गुरु जो थे खगोल शास्त्र के वो थे जगन्नाथ, इनके गुरु थे जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। और इन्होंने स्वयं ने नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एक समय सारणी को बनाया था। नक्षत्रों के अध्ययन के लिए कब किस समय किस नक्षत्र की स्थिति कहाँ पे होती है, तो उसके लिए एक समय सारणी का इन्होंने खुद ने निर्माण किया था। अब उसको नाम क्या दिया था इन्होंने, जीज मोहम्मद शाही। ये नाम ध्यान रखना है कि जयसिंह के द्वारा निर्मित नक्षत्रों की समय सारणी का नाम क्या है, जीज मोहम्मद शाही। तो ये नाम जो है दोस्तों ये ध्यान रखना। कब निर्माण किया था, 1725 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक ज्योतिष शास्त्र पर ग्रंथ की भी रचना की थी, ज्योतिष शास्त्र पर ग्रंथ, जिसका नाम क्या दिया था, जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका जो था यह ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्रों के समय सारणी से और नक्षत्रों की स्थिति से जुड़ी हुई जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत था। अब दोस्तों इनका मानना था कि जो पश्चिम की ज्योतिष विज्ञान है उसके अंदर बहुत कमियां हैं, उन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किसमें किया था, जयसिंह कारिका में। अब दोस्तों इन्होंने नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है, जंतर मंतर। इसका नाम क्या है, जंतर मंतर। अब जंतर मंतर जो होता है अगर अपन देखें तो जंतर का मतलब क्या होता है, कोई उपकरण, किसी चीज़ से जैसे नापना है, जैसे हमको कपड़ा नापना है तो कपड़ा 1 मीटर के स्केल से हम नापते हैं तो वो हो जाता है जंतर। और मंत्र क्या हो जाता है, मंत्र क्या हो जाता है, मंत्र या गणना। जंतर क्या है, उपकरण। जंतर का मतलब क्या हो जाएगा, उपकरण, किसी चीज को नापने के लिए कोई उपकरण। और मंत्र उससे जो नापा गया है वो गणना। तो दोस्तों यह वेधशालाएं जी थी ये नक्षत्रों की स्थितियों को नापने के लिए या उनकी स्थितियों की गणना के लिए बनाई गई थी, जंतर मंतर। अब जो दिल्ली में थी यह सबसे पुरानी है, जिसको 1724 ईस्वी में बनाया गया था। और जयपुर की जो है यह बनाई गई थी 1728 से 1738 ईस्वी के मध्य, और यह सबसे बड़ी है। जयपुर की जो जंतर मंतर है, जयपुर की वेधशाला, ये सबसे बड़ी, और ये आज भी काम करती है। आज भी यहाँ पर जो उपकरण बनाए गए हैं वो स्वस्थ स्थिति में है और वो काम भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बनारस में बनाई थी, एक बनाई थी उज्जैन में, एक मथुरा में। अब दोस्तों ये 5 जगह जो है इनको याद कैसे रख सकते हैं, इनको याद कैसे रख सकते हैं, डीजे बना ऊंचे म्यूजिक को सुनते हैं।
अब इन पांचों को याद रखने के लिए डीजे बनना, ऊंचे म्यूजिक को सुनते हैं। डीजे से क्या हो जाएगा, डी से दिल्ली हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा जयपुर, और बनना से क्या हो जाएगा बनारस, ऊंचे से क्या हो जाएगा उज्जैन, और मथुरा से हो जाए म्यूजिक से हो जाएगा मथुरा। तो इन पांचों का नाम भी हमें क्या है याद रखना है। सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि जयसिंह द्वितीय ने किस किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, एक दे देंगे गलत, 3 सही होंगे, एक होगा गलत। तो चारों कैसे याद रखेंगे, डीजे बनना, ऊंचे म्यूजिक को सुनते हैं, तो दिल्ली जयपुर, बनना से बनारस, ऊंचे से उज्जैन और म्यूजिक से मथुरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों जयपुर जो है, जयपुर की स्थापना करने वाले शासक कौन है, जयसिंह। जयसिंह ने जो एक नगर बनाया था उसका नाम था जयनगर, उसका नाम क्या था जयनगर, जो जिसे क्या बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्रीज, सिटी ऑफ विक्ट्रीज, लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ गया जयपुर। अब जयपुर की स्थापना कब करवाई थी, आमेर के दक्षिण में कुछ भागों को, कुछ बस्तियों को स्थापित करके इन्होंने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर की नींव रखी और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया 1729 ईस्वी में। अब इस जयपुर की जो नींव रखी थी वो रखी थी इनके गुरु जगन्नाथ ने। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इनके खगोल शास्त्र के गुरु थे जगन्नाथ, उन्होंने ही जयपुर की नींव रखी। और इसका नक्शा तैयार करने वाला कौन है, विद्याधर भट्टाचार्य। ये दोस्तों दोनों ध्यान रखने हैं आपको। जयपुर की नींव किसने रखी, जगन्नाथ ने, पंडित जगन्नाथ ने। और जयपुर का नक्शा, जयपुर कैसा बनेगा उसका नक्शा तैयार करने वाले कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। अब जयपुर शहर जो बनाया गया था ये भारत का पहला आधुनिक शहर है और यह 9 चौकड़ियों के आधार पर बनाया गया था। कैसे, 9 चौकड़ियों के आधार पे, मतलब 9 चौकड़ियाँ, 9 भागों में इसको बनाया गया। और इस प्रकार से बनाया गया कि हर जगह जो थी एक विशेष प्रकार के पेशे के लिए निर्धारित की गई थी। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे लकड़ी का काम करने वाले काश्तकार हो जाएंगे, यहाँ पे लोहे का काम करने वाले सारे हो जाएंगे, और यहाँ पे कांच का काम करने वाले। तो दोस्तों एक बात आपने कभी अगर देखी है, जयपुर के पुराने शहरों में बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पे आप जाओगे तो देखोगे कि वहाँ एक विशेष प्रकार के पेशे के लोगों की दुकानें आपको लगातार मिलेगी। और ऐसा रहेगा कि नीचे दुकान है ऊपर मकान है, नीचे दुकान ऊपर मकान के नियम पर यह 9 चौकड़ियों के आधार पर जयपुर का निर्माण करवाया गया था। तो यह फायदा क्या होता है दोस्तों, इससे एक फायदा यह होता है कि विशेष प्रकार के पेशों को प्रोत्साहन मिलता है, पेशों को प्रोत्साहन मिलता है। तो भारत का पहला आधुनिक शहर जयपुर जो 9 चौकड़ियों के आधार पर निर्माण किया गया था। अब उस समय के जो प्रमुख शहर थे, चीन का कैंटन और इराक का बगदाद, इनके समतुल्य जयपुर का निर्माण करवाया गया था। चाइना का कैंटन और इराक का बगदाद, इनके जैसा शहर था जयपुर। अब दोस्तों जयपुर के बाद इनके निर्माण कार्य, स्थापत्य कला में इनका सहयोग, सबसे पहले आते हैं नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था जयसिंह द्वितीय ने। इसका पहले नाम था सुदर्शनगढ़। अब यह विशेष किला जो था सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसको क्या है, जयपुर का पहरेदार किला भी कहते हैं, जयपुर का पहरेदार किला। अब इसको जो है मराठाओं से सुरक्षा के लिए इन्होंने निर्माण करवाया था और यह 1727 से 1729 तक, 1727 से 1729 तक कछावा राजवंश की राजधानी भी रहा था। इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले राजधानी क्या थी, आमेर। आमेर के बाद में 1729 में जयपुर बनी, लेकिन 1727 से 29 तक राजधानी क्या थी, नाहरगढ़। और इसका निर्माण किस लिए कराया था, मराठाओं से सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों इनके जो प्रमुख निर्माण कार्य थे वो थे, एक तो चंद्रमहल। चंद्रमहल जयपुर के बीचों बीच स्थित है और यह जयसिंह का निवास स्थल था, जिसे आज नाम क्या दिया जाता है, सिटी पैलेस। जिसे आज नाम क्या दिया जाता है, सिटी पैलेस।
और एक गोविंद देव जी का मंदिर, दूसरा निर्माण जो जयपुर में करवाया था गोविंद देव जी का मंदिर। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मेवाड़ राजवंश पढ़ाया था तो मेवाड़ राजवंश के जो शासक थे वो खुद को क्या मानते थे, एकलिंग जी का दीवान। ऐसे ही जयपुर के जो शासक थे ये अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। गोविंद देव जी मतलब विष्णु जी या श्री कृष्ण। तो जयसिंह ने जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और साथ ही साथ में जल महल, जल महल जो है यह मान झील के मध्य में स्थित है। यह मान झील के मध्य स्थित है। यह क्या है कि गर्मी ऋतु में रात के समय में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए यह निर्माण करवाया था। ये झील के बीचों बीच जल महल, जो मान झील के बीचों बीच निर्माण करवाया गया था। तो इनके प्रमुख निर्माण में क्या आ जाएगा, एक तो चंद्र महल, गोविंद देव जी का मंदिर और जल महल। अब दोस्तों इनका साहित्य में जो योगदान था, साहित्य में योगदान जैसे मैंने अभी बताया था, जयसिंह कारिका जो नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक थी। इसके बाद इनके दरबारी विद्वान थे पुंडरीक रत्नाकर, जिन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। और साथ ही साथ में जगन्नाथ ने सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ की रचना की थी। और तीसरे जो थे केवलराम, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इन्होंने पश्चिम के खगोल शास्त्र के अंदर बहुत कमियां निकाली थी। तो अब उसके लिए इन्होंने क्या करवाया था कि जो पश्चिम की पुस्तकें थी खगोल शास्त्र की, त्रिगोणमिति की, लग्मरिथम की, उनका संस्कृत में अंदर ट्रांसलेशन भी करवाया था। तो ऐसे ही एक विद्वान थे इनके दरबार में केवलराम, जिन्होंने लॉगरिथम पुस्तक जो फ्रेंच में लिखी गई थी उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। अब दोस्तों यह जो शासक थे यह केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ही एक्टिव नहीं थे, बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया था। इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को नियंत्रित किया और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह जैसे पुण्य कार्यों को प्रोत्साहन भी दिया। अब दोस्तों इनकी 1743 ईस्वी में कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जयसिंह द्वितीय की सांस्कृतिक उपलब्धियों में अश्वमेध यज्ञ, इनके बाद यह गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे। इनके द्वारा रचना की गई थी किसकी, जयसिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही की। और इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। डीजे बन्ना ऊंचे म्यूजिक को सुनते हैं, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, इन 5 स्थानों पर। इसके बाद जयपुर की स्थापना इन्होंने करवाई थी, नाहरगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। और साथ ही साथ इनके द्वारा निर्माण कार्य जो चंद्र महल, गोविंद देव जी का मंदिर और जल महल, और इनके द्वारा इनके समय में जो प्रमुख ग्रंथ थे इनकी रचना है और सामाजिक सुधार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह होता है पूरा अपना जयसिंह द्वितीय। इससे आगे के शासक हम देखेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।